हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले माल से संबंधित जितने भी व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों का रोजनामचा कैसे बनता है उसके बारे में हम बेसिक्स पॉइंट्स जो है आज कवर करेंगे। इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को पूंजी और आहरण से जुड़ा हुआ, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पूंजी और आहरण से जुड़ा हुआ मैंने दो टॉपिक कवर करवाया था। यानी कि रोजनामचा इन दोनों व्यवहारों का कैसे बनता है, ये दो टॉपिक हम पिछले क्लास में कवर किए थे। आज की क्लास में हम कवर क्या करेंगे? आज की क्लास में हम कवर करेंगे माल और संपत्ति संबंधित व्यवहारों का जो रोजनामचा बनता है वो कैसे बनता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो भी चीजें लिखा गया उसको हम साइड में रखते हैं। मैं आपको अपने तरीके से एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इनके व्यवहारों का लेखा कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं कुछ नोट्स बना रहा हूँ, उस नोट्स पे थोड़ा फोकस करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें होती, एक होता है माल और एक होता है संपत्ति। ठीक है, क्या होता है? माल और एक होता है संपत्ति। तो फिलहाल मैं आप लोगों को समझाऊंगा सिर्फ माल के बारे में। किसके बारे में? सिर्फ और सिर्फ माल के बारे में। तो इसी पे फोकस करना, इसको अभी इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो माल की अगर हम बात करते हैं तो माल से जुड़े हुए जो मेन यानी मुख्य जो व्यवहार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मुख्य दो व्यवहार होते हैं। ठीक है, एक होता है कि या तो हम माल की खरीदी करते हैं, ध्यान से सुनना, या तो हम माल की खरीदी करते हैं या तो हम माल की क्या करते हैं, बिक्री करते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और जो भी है एकदम आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा ताकि तुम्हें परमानेंट बेसिस पे याद हो जाए। ध्यान से सुनना कि जो माल से रिलेटेड है उसमें दो प्रकार के व्यवहार आएंगे जो मेन होते हैं, मुख्य व्यवहार होते हैं। एक तो खरीदी का और दूसरा बिक्री का। और हम लोगों ने पढ़ा था व्यवसाय में, जब हमने शुरू किया था, कि व्यवसाय में दो प्रकार से व्यवहार होते हैं, एक उधार और एक नकद यानी कि रोकड़। तो उसी तरीके से हम जब खरीदी करते हैं तो खरीदी भी दो प्रकार से होगा, या तो हम रोकड़ में खरीदी करेंगे या तो हम उधार में खरीदी करेंगे। राइट, उसी तरह से जब हम बात करते हैं बिक्री की, तो बिक्री में भी दो प्रकार का होगा, एक या तो हम रोकड़ में बिक्री करेंगे और या तो हम उधार में बिक्री करेंगे। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो भी व्यवहार होते हैं यानी माल से जुड़े व्यवहार होते हैं उसमें दो ही प्रकार के व्यवहार होंगे जो मुख्य वाले होंगे, खरीदी और एक बिक्री। और अगर हम खरीदी और बिक्री की बात करते हैं तो खरीदी में भी दो ही प्रकार के व्यवहार आएंगे, या तो रोकड़ होगा या तो उधार होगा। बिक्री में भी दो ही प्रकार के आएंगे, या तो रोकड़ होगा या तो उधार होगा। अब सवाल है इसकी एंट्री कैसे करना होता है। चाहे रोकड़ हो चाहे उधार हो, तो सवाल का एंट्री करना जो है यानी रोजनामचा लिखना आना वो जरूरी है। तो रोजनामचा कैसे लिखेंगे अब वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं रोकड़ को। इसको लेते हैं रोकड़ को। अगर मैं कोई भी सामान खरीदता हूँ, किसमें खरीदता हूँ? रोकड़ में खरीदता हूँ। तो रोकड़ का मतलब याद होगा, मैंने समझाया था कि जब कोई व्यवहार रोकड़ में हो तो एक बात तो कंफर्म है, या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। तो रोकड़ खरीदी करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? तो रोकड़ खरीदी करोगे तो खरीदने पे पैसा जाता है। यानी जो एक पॉइंट कंफर्म है वो हो जाएगा रोकड़ खाते जमा। राइट, क्लियर है? क्या हो जाएगा? रोकड़ खाते जमा। या मैं तुम्हें और आसान तरीका बताता हूं, वो क्या है कि जब हम खरीदी करते हैं, ध्यान से सुनना, क्या, जब हम खरीदी करते हैं तो खरीदने पे एक बात कंफर्म है। क्या कंफर्म है? कि खरीदी करने पर माल व्यवसाय में आता है। ध्यान से सुनना, क्या होता है? माल व्यवसाय में आता है। अब इस पॉइंट पे ध्यान देना, क्या हो रहा है कि जब हम खरीदी करते हैं तो व्यवसाय में माल आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने रोकड़ खरीदा है कि उधार खरीदा। क्लियर हुआ? तो अब ये वाला तरीका थोड़ा ज्यादा आसान है, इसको दिमाग में रखना कि जब हम खरीदी करेंगे तो एक बात तो कंफर्म है कि माल व्यवसाय में आएगा। और माल मतलब क्या है? माल संपत्ति का रूल अप्लाई होगा। और हमने पढ़ा था ऊपर माल संपत्ति का रूल क्या है। माल संपत्ति का रूल है आए तो उधार। मैंने कहा था कि जब भी टॉपिक शुरू करोगे तो ये तीन नियम दिमाग में रख लिया करो, यानी सवाल शुरू करने से पहले ये तीनों नियम का रिवीजन कर लिया करो। और माल संपत्ति का रूल है आए तो उधार। और यहाँ पे देखोगे तो खरीदने पर क्या हो रहा है? माल आ रहा है, तो वो क्या करेंगे? उधार। लेकिन याद होगा इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, वहां पे मैंने बताया था कि माल व्यवसाय में आ रहा है, बात तो सही, लेकिन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने खरीदा है। और खरीदने के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया था? खरीद खाते। यहाँ पे रुजमचा क्या बनेगा? खरीद खाते उधार। क्लियर है इतना? देखो, खरीदी करने पे माल आ रहा है तो इसलिए खरीद खाते उधार होगा। चाहे वो उधार खरीदो चाहे रोकड़ में खरीदो, दोनों ही केस में क्या हो जाएगा? खरीद खाते उधार।
खरीद खाते उधार। अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि मैं इसको दूसरे तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से सुनना कि जब माल खरीदोगे तो एक बात कंफर्म है कि खरीद खाते उधार होगा, चाहे रोकड़ में हो चाहे उधार में हो। क्लियर है इतना? अब उसी तरीके से जब हम माल बेचते हैं तो माल बेचने पर क्या होता है कि जो माल है वो व्यवसाय में से जाता है। ध्यान से सुनना, माल जो है वो व्यवसाय में से जाता है। व्यवसाय में से माल जाता है, ये बात कंफर्म है। चाहे वो रोकड़ में बेचो चाहे उधार में बेचो, व्यवसाय में से माल जाएगा ही जाएगा। तो जब व्यवसाय में से माल जा रहा है तो सबसे पहली बात, जो माल है वो कौन से रूल में आता है? तो वो आता है माल संपत्ति कैटेगरी में। और माल संपत्ति का नियम है आए तो उधार और जाए तो जमा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे माल जो है वो जाता है, तो जा रहा है मतलब जाए तो जमा, यानी जो कंफर्म है वो हो जाएगा, जमा होगा। पर नाम क्या लिखेंगे? तो मैंने समझाया था कि जब भी हम माल बेचते हैं तो बेचने के लिए मैंने बताया था हमको क्या लिखना है? बिक्री खाता। क्या लिखना है? बिक्री खाता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिक्री खाते जमा। क्या लिखेंगे? बिक्री खाते जमा, क्योंकि माल क्या हो रहा है हमारे पास से जा रहा है, तो इसलिए दोनों में ही हो जाएगा बिक्री खाते जमा। चाहे वो उधार व्यवहार हो चाहे रोकड़ व्यवहार हो, दोनों ही केस में, ध्यान से सुनना, दोनों ही केस में क्या हो जाएगा? बिक्री खाते जमा। क्लियर है इतना? अब सवाल है कि दूसरा असर क्या होगा। ये तो पहला असर था, दोनों में देखो एक ही लिखा है। अब दूसरा असर क्या बनेगा, अब उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। तो ये कौन सा व्यवहार है? ये है रोकड़ व्यवहार। तो रोकड़ व्यवहार होगा तब क्या होगा कि जब तुम माल खरीदोगे तो तुम्हारे पास से क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है, क्योंकि तुमने रोकड़ में व्यवहार किया है, तुम तुरंत पैसा चुका दोगे। इसलिए जो दूसरा असर बनेगा वो बनेगा रोकड़ खाते जमा। वो क्या बनेगा? रोकड़ खाते जमा। क्लियर हुआ इतना? तो ये सबसे सिंपल व्यवहार है, इसको याद रखना है कि जब माल खरीदेंगे तो खरीद हमेशा उधार होगा, और अगर हमने पैसा दे दिया है तो रोकड़ खाते क्या होगा? जमा। अब सवाल है कि जब पैसा नहीं दिया है, मतलब ये है कि उधार व्यवहार हो तब क्या होगा? तो उधार व्यवहार का मतलब ये हुआ, मैंने कहा था जब उधार व्यवहार होता है तो हम सामने वाले को कभी भूलते नहीं है, चाहे वो रोकड़ में हो, मतलब चाहे हमने खरीदा हो चाहे हमने बेचा हो। उधार व्यवहार का नियम है कि हम सामने वाले को हमेशा याद रखते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम सामने वाले को याद रखते हैं तो सामने वाला कौन है? तो मैंने यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मिस्टर ए है। यहाँ पे कौन है? मिस्टर ए। तो मिस्टर ए से तुमने खरीदा है, तो मिस्टर ए जो है, सामने वाला जो है, वो क्या कर रहा है? वो तुम्हें लाभ दे रहा है या तुमसे लाभ ले रहा है? क्योंकि मिस्टर ए कौन है? व्यक्ति है, और व्यक्तिगत के दो नियम है, एक होगा लाभ लेने वाला और एक होगा देने वाला। तो इस सवाल में जो मिस्टर ए है वो क्या कर रहा है? लाभ ले रहा है कि दे रहा है? तो सीधी सी बात है, अगर तुम मिस्टर ए से माल खरीद रहे हो, ऐसे मानो कि जो तुम्हारे सामने व्यक्ति बैठा है वो है मिस्टर ए। अगर तुम्हारे सामने कोई नहीं है तो समझ लो मुझे कि मैं हूँ मिस्टर ए, यानी सामने मैं बैठा हूँ तुम्हारे। तो तुमने मुझसे माल खरीदा, तो मैं तुम्हें लाभ दे रहा हूँ कि ले रहा हूँ? तो सीधी सी बात है, मैं तुम्हें लाभ दे रहा हूँ, और देने वाला खाता क्या होता है? जमा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिख देंगे मिस्टर ए खाते जमा। क्लियर हुआ इतना? अब इसमें कुछ बातें दिमाग में फिट कर लेनी है। फिट क्या करनी है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, जब भी खरीदोगे तो हमेशा खरीद खाते क्या होगा? उधार। ये देख रहे हो, दोनों ही केस में सेम बातें हुई है। दूसरी बात याद रखनी है, अगर रोकड़ में खरीदा तो रोकड़ का नाम आएगा, और अगर उधार में खरीदा तो सामने वाले का नाम। ध्यान से सुनना, रोकड़ में खरीदा तो रोकड़, और उधार में खरीदा तो सामने वाले का नाम। उसी तरीके से बिक्री वाले में आ जाओ, तो बिक्री वाले में भी दो है। बिक्री वाले में पहला था रोकड़ व्यवहार है, तो अगर हम माल बेचते हैं तो पैसा क्या होगा? आएगा या जाएगा? तो सीधी सी बात है, पैसा आएगा। तो रोजनामचा क्या बनेगा? रोकड़ खाते उधार। क्लियर है? क्या होगा? रोकड़ खाते उधार, क्योंकि पैसा आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? उधार हो जाएगा। अब अगला पॉइंट है उधार व्यवहार का, और उधार व्यवहार का मैंने क्या कहा? जब उधार व्यवहार होता है तो हम सामने वाले का नाम याद रखते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल नाम नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिस्टर बी। अब तुमने क्या किया? मिस्टर बी को माल बेचा है। अगर तुमने मिस्टर बी को माल बेचा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिस्टर बी है वो क्या कर रहा है? तो मिस्टर बी के बारे में, मिस्टर बी को ध्यान में रख के सोचो कि वो लाभ ले रहा है कि दे रहा है, क्योंकि हमारे पास व्यक्तिगत के दो ही नियम है, एक तो लाभ लेने वाला, दूसरा लाभ देने वाला। तो यहाँ पे मिस्टर बी क्या कर रहा है? तो यहाँ पे मिस्टर बी लाभ ले रहा है, और लेने वाला खाता हमेशा क्या होता है? उधार। रोजनामचा क्या बनेगा? मिस्टर बी खाते उधार। क्या बनेगा? मिस्टर बी खाते उधार। क्लियर हुआ इतना? अब दोनों ही पॉइंट में, यानी जो दोनों ही पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया, एक खरीदी का और एक बिक्री का, इन दोनों ही पॉइंट में अगर ध्यान से देखोगे तो रूल जो है वो सेम है कि जब रोकड़ व्यवहार होगा तो सामने रोकड़ का नाम आएगा, और जब उधार व्यवहार होगा तो सामने व्यक्ति का नाम आएगा। उसी तरीके से बिक्री में भी जब रोकड़ है तो रोकड़ आया, और उधार था तो सामने वाले का नाम। यानी दोनों ही केस में एक ही बात याद रखनी है कि रोकड़ है तो रोकड़, और उधार व्यवहार है तो सामने वाले का नाम।
और बाकी जो फिक्स पॉइंट है वो याद रखना है कि खरीदी हमेशा क्या होता है, उधार होता है, और बिक्री हमेशा क्या होता है, जमा, दोनों ही केस में। क्लियर हुआ इतना? तो ये था आपका माल से जुड़ा हुआ व्यवहार। क्लियर इतना? ये किससे जुड़ा हुआ था? माल से जुड़ा हुआ व्यवहार। तो ये पूरा अपने बुक में लिख लेना, ताकि आपको जब भी रिवीजन करना हो तो फटाफट यही देख के रिवाइज कर लो। अब दूसरा ये है कि जब संपत्ति का व्यवहार होगा तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना। क्या होगा जब संपत्ति का व्यवहार हो, तो क्या होगा? संपत्ति का व्यवहार। अब संपत्ति में भी दो बातें होंगी, या तो तुम खरीदोगे या तो बेचोगे। ध्यान से सुनना, संपत्ति में भी कितनी बातें होंगी? दो बातें। या तो तुम खरीदोगे या तो तुम बेचोगे, और खरीदने बेचने पे फिर से वही दो बातें होंगी, या तो रोकड़ में खरीदोगे बेचोगे, और या तो उधार में खरीदोगे बेचोगे। तो क्या अब इसका फिर से पूरा याद रखना पड़ेगा? तो नहीं, इसका फिर से पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जब भी संपत्ति तुम खरीदते हो, क्या करते हो? खरीद करते हो। या सुना, यहाँ पे खरीदी किया। क्या? जब तुमने संपत्ति की खरीदी किया तो याद रखना है, खरीदी के बदले में क्या करोगे? संपत्ति का नाम। ध्यान से सुनना, खरीदी के बदले में क्या करोगे? संपत्ति का नाम लिखोगे। क्लियर है इतना? याद रखना है कि जब भी संपत्ति का व्यवहार होता है, तो अगर हम खरीदी करते हैं या हमने बिक्री किया है, दोनों ही केस में, ध्यान से सुनना, दोनों ही केस में हमें क्या लिखना होता है? संपत्ति का नाम। और रूल तो सेम है। खरीदी करने पे खरीदी उधार किया था, तो यहाँ पे संपत्ति की खरीदी करेंगे तो संपत्ति खाते उधार होगा, और बिक्री करने पे बिक्री खाते जमा किया था, तो यहाँ पे संपत्ति के नाम खाते क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। राइट? यानी संपत्ति खाते जमा हो जाएगा और यहाँ पे संपत्ति खाते उधार हो जाएगा। दोनों का रूल सेम है, बस फर्क इतना है, यहाँ पे खरीदी बिक्री लिखते हैं और यहाँ पे संपत्ति का नाम लिखते हैं। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे खरीदी में ऐसा लिखा होता कि 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट है, अगर इसमें लिखा 10,000 का फर्नीचर खरीदा, तो रोकड़ खाते यहाँ पे है ना, रोकड़ व्यवहार है, तो यहाँ पे रोजनामचा क्या बनता? फर्नीचर खाते उधार और रोकड़ खाते जमा। क्लियर है? बस खरीद की जगह पे क्या नाम लिख देते हैं? हम रोकड़ नाम लिख देते हैं। सॉरी, खरीद की जगह पे हम फर्नीचर नाम लिख देते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो ये है पूरा तुम्हारा बेसिक खरीदी और बिक्री से जुड़ा हुआ जो माल और संपत्ति का बेसिक पॉइंट है। इसका जो और आता है बट्टा वाला, डिटेल में आता है, वो हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी इस पे ही फोकस करो। ठीक है? तो चलते हैं, इसका थोड़ा एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि दिमाग में चीजें फिट हो जाए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है 10,000 रुपए रोकड़, 10,000 रुपए का माल स्टॉक और 5,000 का फर्नीचर लाकर धंधा प्रारंभ किया। तो ये टॉपिक मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था कि जब व्यवसाय प्रारंभ होता है, मतलब व्यवसाय प्रारंभ किसने किया होगा? मालिक ने किया होगा। और यहाँ पे मालिक का नाम है गोकुल, लेकिन हम मालिक का नाम नहीं लिखते, मालिक के नाम के बदले पूंजी लिखते हैं। और मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था कि पूंजी खाते हमेशा क्या होता है? जमा। यहाँ पे देखो, मैंने एक्सप्लेन किया था कि पूंजी हमेशा क्या होगा? जमा। क्लियर इतना? तो याद रखना है, पूंजी हमेशा क्या होगा? जमा। तो इसमें एक बात तो कंफर्म हो गई है कि पूंजी खाते क्या हो जाएगा? जमा। तो यहाँ पे देखोगे लिखा है पूंजी खाते जमा। रकम क्या होगा उसको साइड में रखो, पहले पूंजी खाते जमा, ये क्लियर है। उसके बाद क्या क्या लेकर आया है? तो रोकड़ लाया, स्टॉक लाया और फर्नीचर लाया। रोकड़, स्टॉक और फर्नीचर, तीन के तीनों ही चीजें कौन सी कैटेगरी में आते हैं? माल संपत्ति। हमें क्या करना है? जो नाम दिया है वो हमें चेक करना है कि वो कौन सी कैटेगरी में जाते हैं। तो ये तीन के तीनों ही चीजें कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? ये जाएंगे आपके माल संपत्ति में। और माल संपत्ति का नियम है आय तो उधार। और मैंने कहा था कि जब धंधा प्रारंभ होता है तो ये सारी चीजें व्यवसाय में आती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रोकड़ खाते उधार, माल स्टॉक खाते उधार और फर्नीचर खाते उधार, ये तीनों ही चीजें क्या हो गई? उधार हो गई। अब तीनों का जो रकम है वो रकम लिख दो। तो एक का 10 है, दूसरे का 10 है, तीसरे का 5 है, और जोड़ के टोटल कितना हो गया? 25। इसीलिए पूंजी खाते जमा कितने से हो गया? 25,000 से। क्लियर हुआ इतना? ये था हमारा पहला व्यवहार जो पिछले टॉपिक का ही रिवीजन था। अब चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 में लिखा है मथुरा ट्रेडर्स में से माल खरीदा। क्या किया हमने? माल खरीदा। तो एक बात तो कंफर्म है कि खरीद खाते क्या हो जाएगा? उधार हो जाएगा। अब सवाल में पहचानना है कि रोकड़ व्यवहार है कि उधार व्यवहार है। तो साफ साफ यहाँ पे मथुरा लिखा हुआ है, तो मथुरा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि उधार व्यवहार है। तो उधार व्यवहार में मैंने क्या कहा? हमें सामने वाले का नाम याद रखना है। तो अगर खरीदी उधार हुआ तो सामने वाले का नाम क्या होगा? जमा, सिंपल भाषा में। तो खरीद खाते क्या होगा? यहाँ पे देखोगे उधार, तो मथुरा ट्रेडर्स खाते क्या हुआ है? जमा। और रकम कितना है? 5,000, 5,000 जो सवाल में लिखा हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में लिखा है नकद माल बेचा। क्या लिखा है? नकद माल बेचा। हमने क्या किया है? माल को क्या किया है? हमने बेचा है। तो अगर हमने माल को बेचा है तो मैंने कहा था जैसे जो वर्ड मेन है उस पर फोकस करना। तो बेचा का मतलब बिक्री, और बिक्री खाते हमेशा मैंने क्या कहा था? जमा होगा। बिक्री खाते हमेशा क्या होगा? जमा। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो बिक्री खाते यहाँ पे देखो सबसे पहले जमा कर दिया है। और कैसे बेचा है? रोकड़ से बेचा, साफ साफ लिखा है ना
नकद बेचा, नकद का मतलब रोकड़, माल बेचोगे तो पैसा आएगा, नहीं बिक्री खाते अगर जमा हुआ तो रोकड़ खाते कंफर्म है क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से तुम्हें याद रखना है। अब चलते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में लिखा है ऋषिकेश के पास से 8,000 का माल खरीदा, आधी रकम रोकड़ से चुकाई। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि इसमें दोनों मिक्स हुआ है। तो चलते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। हमने क्या किया है, 8,000 का माल खरीदा, थोड़ा ध्यान से सुनना। 8,000 का माल खरीदा, राइट। और मैंने समझाया था कि जैसे ही तुम्हें जो वर्ड मेन आता है वो पकड़ो। माल खरीदा है तो एक बात कंफर्म है, चाहे उधार खरीदे चाहे रोकड़ खरीदे, कंफर्म ये है कि खरीद खाते क्या हो जाएगा, उधार। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ खरीद, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, खरीद खाते उधार, जो कंफर्म है, खरीद खाते क्या हो जाएगा, उधार। अब सवाल है कि जमा क्या होगा, तो इस सवाल में अगर पढ़ोगे तो सवाल में लिखा है आधी रकम रोकड़ से चुका है, मतलब आधा पैसा रोकड़ में दे दिया है। मतलब ये हुआ कि जो हमने 8,000 का माल खरीदा है, इसमें से 4,000 का माल रोकड़ में दिया है, राइट। 4,000 का माल रोकड़ में दिया है, तो बाकी का 4,000 का माल क्या है, तो वो है उधार। तो पहले हम रोकड़ वाले को कंफर्म करते हैं। मैंने कहा था कि जब माल खरीदोगे और रोकड़ में व्यवहार हो तो कंफर्म है, रोकड़ खाते क्या होगा, जमा। यहाँ पे क्या कर दोगे, रोकड़ खाते जमा, और रोकड़ खाते जमा हुआ, और दूसरा है उधार, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सामने वाले का नाम। तो सामने वाले का नाम क्या है, ऋषिकेश। सामने वाले का नाम है ऋषिकेश। ये बात मैंने समझाया था। क्या समझाया मैंने, इसको पहले मैं लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋषिकेश खाते जमा। अभी ऐसे व्यवहारों को कैसे याद रखोगे, सबसे पहले तुम्हें बेसिक्स पे फोकस करना है। बेसिक क्या है कि जब हम माल खरीदते हैं तो खरीद खाते हमेशा क्या होता है, उधार। ध्यान से सुनना, हमारा जो बेसिक है कि जब हम माल खरीदते हैं तो खरीद खाते हमेशा क्या होगा, उधार। तो पहले उस पे मैंने लिखा और यहाँ पे टिक किया, खरीद खाते उधार। क्लियर है इतना? पहला काम यही किया। उसके बाद सवाल में लिखा था आधा पैसा चुका दिया। आधा पैसा चुकाने का मतलब आधा रोकड़ व्यवहार है, तो आधा क्या होगा, उधार होगा ना। तो पहले जो मुझे पता है मैं उसको लिख लेता हूँ। तो आधा रोकड़ है, रोकड़ का मतलब रोकड़ का नाम आएगा, तो खरीद खाते उधार हुआ तो रोकड़ खाते क्या होगा, जमा। ये बात तो क्लियर है। लेकिन दूसरे पॉइंट आ गया था 4,000 का उधार, तो उधार वाले में मैंने क्या कहा, सामने वाले का नाम। तो सवाल में सामने वाले का नाम है ऋषिकेश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋषिकेश खाते जमा। क्लियर है इतना? तो ये हो जाएगा तुम्हारा रोजनामचा कि खरीद खाते उधार और रोकड़ खाते जमा। क्लियर हुआ इतना? अब चलते हैं आगे पॉइंट पे। अगला लिखा है मथुरा ट्रेडर्स को 1,600 का माल वापस किया। अच्छा देखो ये वाला पॉइंट नया आया है, ये वापसी का है जो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, इसको थोड़ा समझ लो। मथुरा ट्रेडर्स को 1,600 का माल वापस किया। याद रखना है कि दो चीजें आती, दो वर्ड्स आता है जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। एक आता है को, एक आता है ने। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग जगह लिखता हूँ ताकि ये चीजें जो है वो नोट्स में रहें तो तुम्हें ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक वर्ड लिखा रहता को और एक वर्ड लिखा रहता ने। ध्यान से सुनना, जैसे इस सवाल में लिखा था मथुरा ट्रेडर्स को, तो जब को लिखा रहे ना, मथुरा ट्रेडर्स को वापस किया, तो याद रखना इसको किसने वापस किया है, हमने वापस किया। और एक सवाल है कि हम वापस कब खरीदेंगे, जब हम सॉरी हम वापस कब करेंगे, जब हमने खरीदा होगा तब, है ना। तो अगर हमने खरीदा होगा तभी वापस करेंगे। इसका मतलब को वर्ड आए तो समझ जाना वो कौन सी वापसी है, वो है खरीद वापसी। ध्यान से सुनना, जब को वर्ड आ जाए तो समझ जाना वो कौन सी वापसी है, खरीद वापसी। ये वर्ड आपको याद रखना है कि जब को वर्ड आए समझ जाना वो कौन सी वापसी, खरीद वापसी। उसी तरीके से ने, अब ऐसे समझो जैसे सवाल में लिखा है रमेश ने वापस किया, तो रमेश ने वापस किया ना, मतलब रमेश वापस कर रहा है, तो इसका मतलब सामने वाले ने वापस किया। ध्यान से सुनना, सामने वाले ने वापस किया। अब सवाल ये है कि सामने वाला कब वापस करेगा, जब हमने बेचा होगा उसको, हमने बेचा होगा। और अगर हमने बेचा है और वापस आया है तो उसको हम कौन सा वापसी बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे बिक्री वापसी। क्या बोलेंगे उसको, बिक्री वापसी। क्लियर हुआ इतना? अब थोड़ा इस पे और फोकस करते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर हमने वापस किया तो हमने वापस किया का मतलब क्या है, ये वाले वर्ड पे थोड़ा फोकस करते हैं। अगर हमने वापस किया है तो हमने वापस किया मतलब माल आ रहा है कि जा रहा है, क्योंकि वापस तो माल ही किया है ना। तो हमने वापस किया तो क्या हो रहा है, माल जा रहा है, क्योंकि हम वापस कर रहे हैं ना।
तो हमने वापस किया मतलब माल जा रहा है। तो इसका मतलब याद रखना है कि जब भी सवाल में लिखा होगा खरीद वापसी, तो ये हमेशा क्या होगा, जमा। क्या होगा, खरीद वापसी हमेशा जमा। ये अकाउंट का बेसिक रूल है जो तुम्हें याद रखना है कि खरीदा हुआ माल वापस जाता है, यानी जब हम वापस करते हैं तो खरीदा हुआ माल जाता है, और जाए तो जमा, सिंपल भाषा में। उसी तरीके से जब सवाल में लिखा हो कि किसी ने वापस किया, मतलब सामने वाले ने वापस किया, और सामने वाले ने वापस किया मतलब वो कौन सी है, बिक्री वापसी। और बिक्री वापसी का मतलब ये है कि माल हमारे पास वापस आ रहा है। जैसे मैंने इसमें कहा था रमेश ने वापस किया, तो रमेश जब वापस करेगा तो माल हमारे पास वापस आएगा, और आएगा तो ये क्या हो जाएगा, उधार। इसका मतलब दूसरा रूल याद रखना है कि बिक्री वापसी हमेशा क्या होता है, उधार। तो ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है जो तुम्हें याद रखना है कि खरीद वापसी हमेशा क्या होता है, जमा होता है, और बिक्री वापसी हमेशा क्या होता है, उधार। ये तुम्हें अकाउंट में सभी जगह काम आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे रीजन के साथ एक्सप्लेन कर दिया कि खरीद वापसी हमेशा क्या होगा, जमा, और बिक्री वापसी हमेशा क्या होगा, उधार। क्लियर है इतना, समझ में आया? अब चलते हैं सवाल में, देख लेते हैं। सवाल में लिखा है मथुरा ट्रेडर्स को 1600 का माल वापस किया। 1600 का मतलब हमने वापस किया। देखो अगर हमने वापस किया तो मैंने कहा ना खरीद वापसी खाते जमा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे तो खरीद माल वापसी खाते जमा। और अगर हमने वापस किया तो सामने वाला वापस ले रहा है, यानी लाभ ले रहा है, तो सामने वाले का नाम खाते क्या हो जाएगा, उधार। क्लियर है इतना? उसके बाद अगला पॉइंट है, अगला कहाँ का, ये रहा, सॉरी सवाल ऊपर है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री राहत कोष में 1500 का माल दिया। तो ये सारे पॉइंट जो है मैं आपको आने वाली क्लास में करवा दूंगा, तो इसको रहने देना, ठीक है। और ये आग वाला रहने देना, उसके बाद ये वाला रहने देना, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। बाकी के तुम प्रैक्टिस कर लेना, ये 9वां 20वां और 25वां कैंसिल कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये तीनों छोड़ के बाकी का तुम प्रैक्टिस कर लेना। फिर भी मैं एक दो और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है दुकान के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू मशीन खरीदा। अब देखो तराजू मशीन आया तो ये संपत्ति खरीदा, तो मतलब कंफर्म है कि आए तो उधार होगा, लेकिन खरीद खाते के बदले में हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक तराजू। हालांकि अकाउंट में हमारे बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक तराजू के बदले में हम वर्ड यूज करेंगे डेड स्टॉक। याद रखना है जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक तराजू मशीन बाट ये सब आएगा, जो वजन काटा होता है ना, ये सब नाम आए तो उसके बदले क्या वर्ड यूज करोगे, डेड स्टॉक। क्या वर्ड यूज करोगे, डेड स्टॉक। तो डेड स्टॉक खाते उधार हो जाएगा, और रोकड़ खाते क्या हो जाएगा, जमा, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, इसका मतलब ये कौन सा व्यवहार है, ये रोकड़ व्यवहार है। फिर आगे लिखा है श्री बरसाना प्राइवेट लिमिटेड के शेयर नग 100 रुपए दर से 330 के भाव से खरीदे, दलाली 2% चुकाई, और दोनों रकम हमने चेक से चुकाया। इसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हमने खरीदा, तो खरीद खाते कंफर्म में उधार होगा, लेकिन हमने क्या खरीदा वो मैंने कहा था मायने रखता है। तो हमने यहाँ पे शेयर खरीदा है। एक बात याद रखना, अगर हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, ठीक है, किसी कंपनी के हम शेयर खरीदते हैं, इसका मतलब उस कंपनी में हम पैसे लगा रहे हैं। और अगर हम दूसरे किसी की कंपनी में पैसा लगाते हैं तो एक्चुअली में वो हमारे लिए संपत्ति बन जाता है। क्या बन जाता है, संपत्ति। और जब संपत्ति बन जाता है तो मैंने कहा था कि हम खरीद वर्ड के बदले में संपत्ति का नाम लिखते हैं। तो हमने क्या खरीदा है, तो हमने शेयर खरीदा है। पर किस कंपनी का, बरसाना का। तो हमें पूरा नाम लिखना पड़ेगा, श्री बरसाना प्राइवेट लिमिटेड शेयर के शेयर खाते उधार। क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ क्या लिखा है। मैंने तो ज्यादा नाम बोले हो सकता है इसने कम भी लिखा है, देखो लिखा भी है, बरसाना प्राइवेट लिमिटेड के शेयर विनियोग खाते उधार। मैंने जितना बोला तो उससे ज्यादा इसने विनियोग भी ऐड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखा है दलाली 2% चुकाई। एक बात याद रखना है, याद ये रखना है कि अगर तुम कोई संपत्ति खरीदते हो, ठीक है, और संपत्ति से जुड़ा खर्च, किससे जुड़ा, संपत्ति से जुड़ा खर्च हो, तो याद रखना है इस जुड़े खर्च को हम क्या करेंगे, संपत्ति में प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, संपत्ति में प्लस कर देंगे। अब सवाल है सर ऐसा क्यों करते हैं, उसका रीजन समझो। अगर तुमने कोई संपत्ति खरीदा है और उस संपत्ति से जुड़ा हुआ खर्च हो, ध्यान से सुनना, उस संपत्ति से जुड़ा हुआ खर्च हो तो वो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो कि तुमने एक टीवी खरीदा, जो एलईडी टीवी आती है आजकल, वो एलसीडी, वो पतली वाली टीवी जो आती है, वो तुमने टीवी खरीदा। तुम दुकान से खरीद के लाए, और वो टीवी जो है तुम्हारे घर में रखा हुआ है पैकेट का। मेरा सवाल है क्या वो टीवी तुम्हारे कोई काम का है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक सिर्फ डब्बा है। डब्बा क्यों है, क्योंकि वो टीवी चल नहीं रहा है ना। तो जब चल नहीं रहा तो हमारे किस काम का। लेकिन फिर तुमने किसी व्यक्ति को बुलाया, और व्यक्ति कौन है, वो कंपनी वाले जो आते हैं वो आए, और उस टीवी को तुम्हारे दीवार में फिट किया, चालू करके तुम्हें दिखाया कैसे चलेगा, और उसके 1000 रुपए लेके चले गए। ध्यान से सुनना, 1000 रुपए लेके चले गए। तो सवाल ये है कि जो फिटिंग तुमने करवाया था, ठीक है, अगर उसके बिना क्या तुम्हारा टीवी चल पाता,
बिल्कुल नहीं। उसके बिना तुम्हारी टीवी की वैल्यू थी जीरो, यानी वो एक सिर्फ डब्बा था। लेकिन जैसे ही तुमने उसको दीवार में फिट करवाया, उस टीवी की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि चलने लगा ना। तो जब चीज हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो किस बात का वैल्यू। तो जैसे ही उस चीज को हमने ऐड किया, यानी टीवी को लगवाया, टीवी की वैल्यू बढ़ गई। तो याद रखना है, इसी बात को दिमाग में रखना है कि अगर कोई ऐसा खर्च है जो संपत्ति से जुड़ा हो और उसकी वैल्यू को बढ़ाता है, तो वो हमेशा हम क्या करेंगे, संपत्ति में प्लस कर देंगे। और ये जो दलाली है ना, ये दलाली इसी काम का आता है। यानी जो शेयर हम खरीदते हैं बड़े बड़े कंपनियों के, हम खुद नहीं खरीदते हैं, हम किसी दलाल की मदद से खरीदते हैं। तो अगर वो दलाल नहीं होगा तो हम शेयर खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति जाके मार्केट में ये सब चीजें नहीं कर सकता। इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सवाल है कितना रकम जोड़ोगे, तो हमने 100 शेयर खरीदा, देखो लिख रहा है ना, सॉरी 100 दर से नहीं, हाँ नग 100 है और दर 30 है, यानी 100 शेयर खरीदा है 30 के भाव से। तो ये हो गया 3,000 रुपए। कितना हो गया, 3,000 रुपए। अब दलाली कितना है, 2% है। 3,000 का 2% करोगे तो आई थिंक आएगा 60 रुपए। इसका मतलब दलाली कितना चुका है हमने, 60 रुपए चुका है। तो देखो रोजनामचा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 रुपए जोड़ दिया, दिख रहे हो। शेयर की कीमत हो गई 3,060 रुपए हो गया, और सारा पैसा हमने चेक से चुकाया। और याद रखना है, जब भी सवाल में चेक वर्ड आता है तो हमेशा क्या लिखोगे, बिक्री वर्ड लिखो। क्या लिखोगे, हमेशा बिक्री लिखोगे। क्लियर है इतना। अब उसके बाद अगला सवाल है, केदारनाथ को माल बेचा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। केदारनाथ से आधा माल वापस है, तो सॉरी, केदारनाथ से आधा माल वापस आया, तो ये से और ने वाला पॉइंट जो है मैंने अभी कवर करवाया था। अगर हमने माल बेचा है तो इसने माल वापस किया, नहीं बिक्री वापसी हो जाएगा। और बंसीधर फर्नीचर मार्ट में से 3,000 का फर्नीचर खरीदा, ये सेम सवाल है। चांदनी को 1,000 का माल 20%, ये वाले पॉइंट जो है ये मैं तुम्हें साथ में एक साथ करवा दूंगा जब उठपटांग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा तुम्हें समझ में आया होगा, जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया। मैं अभी फिलहाल टारगेट यही रख रहा हूँ कि तुम्हें मैं बेसिक्स कवर करवाता हूँ, क्योंकि किसी भी बड़ी चीज को समझने से पहले उसके सारे बेसिक्स को कवर करना जरूरी है। तो अब यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ सवाल दे देता हूँ, जो तुम घर से अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अब वो सवाल क्या है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक्सरसाइज में कौन कौन से सवाल है जो घर पे प्रैक्टिस कर लेना। अगर तकलीफ होती है तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर दो ना, मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन भी तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में या तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुम वो बता, मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अब क्या क्या प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस में करना है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि पूंजी और आहरण वाला सवाल जो वो मैंने पिछली क्लास में करवा दिया था। तो इसमें जितना तुम्हें आता है तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं आता है वो छोड़ देना, मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद बस यही दो सवाल बचे थे, और कोई तो है नहीं। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने क्या कहा, जो सरल है वही करना है। जैसे मैं टिक कर देता हूँ, 1, 2, 3, ये 4, ये 5, बस इतना ही करना, ठीक है। 5 ही करना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में कितने क्वेश्चन कर लेना, 5 कर लेना। बाकी के जो पॉइंट्स है वो मैं तुम्हें आने वाली क्लास में जब टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा तब समझ में आएगा। फिलहाल वो तुरंत ही समझ में नहीं आएगा। और मैं जैसा कहा, मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए वैसे ही करोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना मैंने आज नोट्स लिखवाया है, इसको बढ़िया से लिख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास तुम्हें समझ में आ गई होगी, तुम्हें आइडिया लगा होगा कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करके जरूर बताओ कि समझ में आया नहीं समझ में आया। जो भी रिव्यू होता है वो तुम्हारा रिव्यू दिया करो, बहुत मायने रहता है मेरे लिए, ठीक है। तो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट जरूर करना। और अगर चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब की हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की हो तो सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मैं धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें जो जरूरी है वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँ। इंपॉर्टेंट का मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि जो तुम्हें जानना जरूरी है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।